आज हम फिजिकल ज्योग्राफी में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति उनका अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ लावा तथा विखंडित पदार्थ के अनुपात तथा उनकी मात्रा एवं गुणों पर आधारित होती है। जब विस्फोटक उद्गार होता है तो विखंडित पदार्थ तथा ज्वालामुखी धूल अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप विस्फोट, छिद्र तथा राख शंकु या सिंडर कोन की रचना होती है। और जब उद्गार शांत रूप में होता है तो लावा की अधिकता के कारण लावा पठार, लावा गुंबद एवं लावा मैदान की रचना होती है। ज्वालामुखी क्रिया धरातल के नीचे तथा बाहर दोनों तरफ होता है, अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बाह्य तथा आभ्यंतरिक स्थलाकृति या स्थल रूप। बाह्य स्थलाकृति में केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप, जिसमें ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे भाग। फिर है दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप, लावा पठार तथा लावा गुंबद एवं लावा मैदान। आभ्यंतरिक स्थलाकृति यानी आंतरिक जो हैं, एक तो बाह्य स्थल रूप हो गए, दूसरे आंतरिक। उसमें आंतरिक लावा गुंबद बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक और स्टॉक, इन सभी के बारे में अपन जब चट्टान के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो आग्नेय चट्टान के अध्ययन करते समय अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। बाह्य स्थलाकृति में केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं, तो केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस तथा वाष्प, लावा तथा विखंडित पदार्थों के साथ प्रकट होती हैं। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। दूसरा, इनके अलावा विस्फोट के समय ज्वालामुखी का कुछ भाग उड़ जाता है या नीचे धंस जाता है। इस प्रकार के बने आकारों में क्रेटर तथा काल्डेरा कोन प्रमुख हैं। इन्हें धंसे हुए भाग कहते हैं। तो केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप में दो बातें आई, ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे भाग। ऊंचे उठे भाग में शंकुओं की रचना होती है और नीचे धंसे भाग में क्रेटर, काल्डेरा कोन आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। ज्वालामुखी शंकु केंद्रीय विस्फोट द्वारा उत्पन्न स्थल रूप में ऊंचे उठे भाग में जो अध्ययन करेंगे। पहला ज्वालामुखी शंकु में पहला है सिंडर शंकु। सिंडर कोन या शंकु प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। सबसे पहले जब गैस के उद्गार के साथ ये पदार्थ छोटे आकार में यानी छोटे से ढेर के रूप में एकत्रित होकर शंकु का प्रारंभिक रूप देते हैं तथा प्रारंभ में इनकी ऊंचाई कुछ इंच से कुछ फीट तक ही होती है। फिर धीरे धीरे जो भी पदार्थ निकलते हैं उनका एकत्रीकरण होता रहता है तथा शंकु का आकार बढ़ता जाता है। यानी ज्वालामुखी धूल, राख तथा विखंडित पदार्थ जो हैं उनका एकत्रीकरण होता रहता है और शंकु का आकार बढ़ता जाता है।
सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी इनके विस्तार एवं वृद्धि की गति इतनी तीव्र होती है कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी ऊंचाई 400 फीट तक हो जाती है। और यहाँ आप इसमें जो डायग्राम में देख रहे हो, पहला जो नंबर है डला हुआ है वो है आपका सिंडर शंकु या कोन। अधिकांश सिंडर कोन का ढाल क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होता है। इनका ढाल 30 डिग्री से 45 डिग्री का होता है। बड़े बड़े विखंडित पदार्थ क्रेटर के पास 40 से 45 डिग्री के ढाल पर होते हैं तथा महीन पदार्थ जैसे राख, ज्वालामुखी, जो धूल, राख आदि सतह के पास क्रेटर से दूर होते हैं। इस शंकु का निर्माण असंगठित तथा बड़े बड़े टुकड़ों से होता है तथा अपरदन के बाद भी इसका मौलिक रूप बहुत समय तक नष्ट नहीं होता है। मेक्सिको का जोरेलो, सान सल्वेडार का माउंट इजाल्को, फिलिपाइन के लुजोन द्वीप का केमीग्विन ज्वालामुखी के शंकु सिंडर शंकु के एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। फिर आता है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के जो शंकु होते हैं उनसे ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः एक परत के रूप में या एक तह के रूप में जमा होने से होता है। इस कारण इनको कभी कभी परतदार शंकु कहते हैं। विश्व के अधिकांश उच्चतम तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु के उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का शस्ता, रेनियर तथा हुड, फिलिपाइन का मेयोन तथा जापान का फ्यूजियामा आदि। इन शंकुओं का निर्माण लावा तथा विखंडित पदार्थों की परत के बारी बारी से जमा होने से होता है और लावा विखंडित पदार्थों के संगठन में संयोजक तत्व का कार्य करता है, यानी जोड़ने का। ज्वालामुखी से निकलने वाले या निश्रित प्राय हर तरह के पदार्थ इस शंकु में सम्मिलित होते हैं तथा धरातल से शंकु का ढाल 35 से 40 डिग्री तक होता है। यदि इस शंकु का ऊपरी भाग लावा से ढका होता है तो अपरदन अधिक नहीं हो पाता है, पर यदि ऊपरी भाग असंगठित विखंडित पदार्थों से आवृत होता है तो अपरदन शीघ्र हो जाता है। फिर आता है पहला जो इसमें दिख रहा है वो सिंडर शंकु, दूसरा जो है वो आपका कंपोजिट, तीसरा दिख रहा है आपको परिपोषित, पैरासाइट। नाम से ही क्या पता चल रहा है, मूल एक होगा और उसके ऊपर दूसरे जो परिपोषित उसके ऊपर। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें उसके फटने के बाद ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणीय नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं। मुख्य शंकु के निचले भाग पर इन उपनलियों से लावा आदि पदार्थ निकलने लगते हैं तथा इनके जमाव होने से मुख्य शंकु पर छोटे छोटे अन्य शंकु बनने लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हो पहला है एक, फिर इसके ऊपर आप धीरे धीरे जो बन रहे हैं और दूसरे वो हो गए परिपोषित। कभी कभी इतना आकार बढ़ जाता है कि मुख्य शंकु के बराबर नहीं तो करीब करीब बराबर हो जाते हैं। चूंकि इन शंकुओं की नली का पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नली से होता है, जो इसमें मुख्य नली है दिख रही है आपको ब्लैक में, साइड में जो है जो नली वेंट जा रही है नली, तो क्या है इनमें, इन शंकुओं की नली का पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नली से होता है, यहीं से जा रहे हैं मुख्य नली से।
अतः इन्हें परिपोषित शंकु कहते हैं। सस्तीना शंकु माउंट सस्ता का एक परिपोषित शंकु है। तो आप देख रहे हो बीच में इसमें एक मेन जो है पाइप है, फिर इसमें साइड में पतली जो जा रही हैं ब्लैक कलर में ही, वो इसकी क्या हो गई, उपनली हो गई। यहाँ पे जो ऊपर उभार इसके मेन शंकु है, इस पे छोटे छोटे जो ऊपर बन गए वो क्या हो गए, परिपोषित शंकु। इसीलिए इसको पैरासाइट कोन भी बोलते हैं। फिर आ गया आपका पैठिक लावा शंकु। जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है एवं सिलिका की मात्रा कम होती है तो क्या होगा, लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। क्या है इसमें, लावा हल्का तथा पतला और सिलिका की मात्रा कम। इस कारण एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसका आकार शील्ड की तरह होता है, अतः इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है, अतः इसको बेसिक या पैठिक लावा शंकु कहते हैं। जो 4 नंबर का है उसमें आप देख रहे हो कि ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होने के बजाय क्या होता है, दूर तक फैलने के बाद जम जाता है। क्यों, क्योंकि लावा हल्का पतला और सिलिका की मात्रा कम। फिर आता है आपका 5वां एसिड लावा शंकु। इसमें क्या होगा, जब उद्गार से निकलने वाला लावा जो है वो क्या होता है, गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो क्या होगा, लावा ज्यों ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है। तो जम जाता है, इस उसी समय जम जाता है, इसलिए इसको फैलने का समय नहीं मिल पाता। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। ये जो 5वां अपन देख रहे हैं एसिड लावा शंकु, एकदम ऊपर उठा हुआ है और बीच में इसमें जो है तो क्या होगा, तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण हो जाता है। पैठिक लावा शंकु और एसिड लावा शंकु में जो जमने के समय के हिसाब से ही उनकी आकृति है वो बनती है, और लावा जो हल्का पतला एवं सिलिका की मात्रा कम है पैठिक में, एसिड में लावा गाढ़ा तथा चिपचिपा और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण वो तीव्रता से जम जाता, यानी ठंडा होकर जम जाता है। फिर आता है अपना लावा गुंबद। लावा गुंबद में अपन क्या देखेंगे कि ये सिल्ट शंकु का ही रूप होता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, इसका ढाल अधिक होता है। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से होता है और उत्पत्ति के अनुसार और निर्माण स्थान के आधार पर इनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, डाट गुंबद, आंतरिक गुंबद और बाह्य गुंबद। तो लावा डाट या लावा प्लग जो है उसमें क्या होगा, जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो उनकी नली तथा छिद्र ठोस लावा से भर जाते हैं। जब शंकु अपरदन द्वारा नष्ट हो जाता है तो नली में जमा डाट या प्लग दीवार की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्लग से पूरी नली भर जाती है तो उसे वोल्केनिक नेक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक औसत ग्रीवा 200 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इस तरह के एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत के माउंट टेलर जिले में पाए जाते हैं। ब्लैक हिल्स तथा डेविल टावर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके, और इसमें क्या होता है,
ज्वालामुखी ग्रीवा की व्यास 1000 से 2000 फीट तक हो सकती है और इसका आकार बेलनाकार होता है। ब्लैक हिल्स तथा डेविल टावर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जिस प्रकार बोतल को बंद करने के लिए कॉर्क का प्रयोग होता है, बोतल का जो मुंह है उसको बंद करने के लिए, उसी प्रकार ज्वालामुखी छिद्र के भर जाने से बने आकार को ज्वालामुखी कार्क या डार्ट कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी की नली तथा मुख ब्रेसिया से भर जाता है। ऐसी आकृति को डायट्रेम कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको की सिपरोक इसका मुख्य उदाहरण है। ये थे अपने केंद्रीय उद्गार द्वारा या केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप में ऊंचे उठे भाग का वर्णन अपन ने आज किया और निचले धसे भाग में अपन क्रेटर और काल्डेरा का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।